गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक है 1848 में उदारवादियों की क्रांति। 1848 में उदारवादियों की क्रांति किस तरीके से हुई, इसके बारे में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से आते हैं, आइए हम सब बात करते हैं साथियों कि 1848 ईस्वी में क्रांतिकारियों का जो उदारवादी क्रांतिकारियों ने किस तरीके से वहाँ पर क्रांति किया, इसे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं कि देखिए 1948 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी था, बेरोज़गारी था, भुखमरी से लोग त्रस्त थे और वहाँ पर किसान कई तरह की विद्रोह किया करते थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे जो मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी उसी समय। और फरवरी 1948 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई थी जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। वहाँ पर मध्यम वर्गों ने क्रांति प्रारंभ किया क्योंकि वहाँ पर सारी जो वर्ग था, किसानों का, मजदूरों का, वो सब भुखमरी से त्रस्त थे और उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1948 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी वहाँ पर और एक गणतंत्र की घोषणा किया गया था। क्या किया गया था? गणतंत्र की घोषणा किया गया था। गणतंत्र मतलब अब आप लोग सभी लोग जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। गणतंत्र का मतलब होता है कि जिस कंट्री में हाईएस्ट पोस्ट पर बैठने वाले पर्सन का यदि इलेक्शन होता है तो वह कंट्री रिपब्लिक मानी जाती है, गणतंत्र होता है। और जहाँ पर भी हायर पोस्ट पर बैठने वाले व्यक्ति का चुनाव नहीं होता उसे हम लोग गणतंत्र नहीं कहा करते हैं। तो आइए हम सब यही देखते हैं कि गणतंत्र की घोषणा की गई थी जो सभी पुरुषों के सर्वाधिक मतलब कि सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित था। और यूरोप के अन्य भागों में भी जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, वहाँ पर भी जैसे जर्मनी हो, इटली हो, पोलैंड हो, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य हो, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों ने, स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया कि राष्ट्रीय एकीकरण तभी होगा जब संविधानवाद होगा, जब एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो संविधान का निर्माण करना बहुत ज़रूरी भी था। और इसके बाद क्या होता है कि उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फ़ायदा उठाया और यह बढ़ते जन असंतोष और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया बहुत बड़े स्तर पर। और वहाँ पर राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। क्योंकि संसदीय सिद्धांत ये माने जाते हैं, क्योंकि संसदीय सिद्धांतों में आप जब देखेंगे तो वहाँ पर कहा जाता है कि भाई राष्ट्र राज्य का एक संविधान होगा, प्रेस की स्वतंत्रता होगी, फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा, और संगठन बनाने की आज़ादी, मतलब जो संगठन होते हैं, जो संगठन बनाने की आज़ादी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको सेटअप करने का राइट इनके पास होता है। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में क्या था कि राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया और 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने, ध्यान से देखिएगा इस बात को, कि वहाँ पर जो जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया जाता है और 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने, जिसे जनता ने चुना था, एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। कहाँ हुआ था यह संसद? सेंट पॉल चर्च जो था, चर्च में ही आयोजित हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जगह बहुत बड़े थे। और उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं और संविधान बनाते हैं, संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं। और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई थी जो संसद के अधीन रहना था, मतलब उसके पास सर्वाधिक शक्ति पहले की तरह नहीं था। उस राजा के पास मतलब कि सीमित शक्ति थी ना, नाम मात्र का यह प्रमुख होता था राजा, जबकि वास्तविक शक्ति किसके पास होती थी वहाँ पर? तो जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनके पास शक्तियाँ ज़्यादा होती थी। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की
उन्होंने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। मतलब ये राजा भी साथ इन लोगों का नहीं दिए। इसके बाद क्या होता है कि जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। सेना के मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों, कारीगरों की मांगों का विरोध किया था और जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे थे। अंत में क्या होता है कि सैनिकों को बुलाया जाता है वहाँ पर और असेंबली को भंग कर दिया जाता है। सैनिकों को बुला करके असेंबली को क्या कर दिया जाता है, तो भंग कर दिया जाता है। और उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग ले रही थीं। तो देखिए, किसी भी समाज के लिए यह होता है कि वहाँ पर महिलाओं को अधिकार मिलना ही चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी एक पढ़ी लिखी महिलाएं भी समाज के लिए बहुत कुछ दे सकती हैं और विकास में योगदान दे सकती हैं। आज प्रेजेंट टाइम में वही देश आगे बढ़ रहा है जो देश पुरुषों के समान महिलाओं को भी समान अधिकार प्रदान किया है। जहाँ पर महिला पुरुष दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, वहीं पर आज उसी देश की हालत अच्छी मानी जाती है और अच्छा है भी। तो इसलिए महिलाओं ने अनेक राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार अपना शुरू किए, राजनीतिक बैठक में प्रदर्शनों में शिरकत करने लगीं और इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के चुनाव के दौरान अनेक स्तर पर असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था उन्हें। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तो महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से ही दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया था। मतलब उनको उतना अधिकार नहीं मिला था जिससे कि वे भाग ले सकें और बोल सकें, बस दर्शक दीर्घा के रूप में वे भाग ली थी। हालांकि जो रूढ़िवादी ताकतें थी 1948 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, उन्होंने दबा दिया, किंतु वे सैनिकों की सहायता से, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि भाई देखिए, उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा ऐसे तो समाप्त होना असंभव बात है। इसीलिए 1948 में, क्योंकि लोग जब जागरूक हो जाते हैं, अधिकार के प्रति लोग अपना मांग करने लगते हैं, स्वतंत्रता की मांग करने लगते हैं, तो वैसी जो जनता होती है, जो भीड़ होती है, उसको दबा पाना, कुचल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कुछ बात उनकी मान करके ही सरकारें परिवर्तन करने की कोशिश करती हैं। इसीलिए क्या होता है कि 1848 के बाद के वर्षों में जो मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई थी उस समय तक, और हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, मतलब ज़्यादा अधिकार प्रदान किया। हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। दरअसल यहाँ पर पूर्णतः अधिकार तो नहीं दिया गया, लेकिन अधिकार उनको दे दिया गया था, यह बात भी तय थी। आइए हम सब अब बात करते हैं जर्मनी और इटली के एकीकरण की, कि जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे होता है, किस तरीके से जर्मन और इटली दोनों एकीकृत हो जाते हैं। तो आइए हम सब इसकी बात करते हैं। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? तो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद या जनतंत्र की और क्रांति से अलगाव होने लगा और राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। और रूढ़िवादी तो जानते ही हैं आप लोग कि रूढ़िवादी क्या चाहते थे। रूढ़िवादी चाहते थे कि जो प्राचीनतम व्यवस्थाएं हैं वे बनी रहे और समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वह धीरे धीरे परिवर्तन हो, वह अचानक परिवर्तन न हो। तो इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है कि जिसे जर्मनी इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने थे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसा कि देखा जाता है, इस बात को समझने की आवश्यकता होती है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी, बड़े स्तर पर व्याप्त थी, और उन्होंने 1948 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, लेकिन राजा के द्वारा उसको भंग कर दिया गया था।
मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी। इसलिए उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था और उसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और वहाँ का मुख्यमंत्री जो था ऑटो मन बिस्मार्क। बात को समझिएगा कि जो प्रशा था, जिस तरीके से वहाँ पर भूस्वामियों ने, जैसे ताकतवर लोगों ने, कुलीन वर्गों ने जिस तरीके से वहाँ पर रोकने का प्रयास किया, वहाँ पर दबाने का प्रयास किया इस क्रांति और आंदोलन को, उसके पश्चात जो प्रशा का क्षेत्र था वहाँ के राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन में नेतृत्व संभाल लिया और मुख्यमंत्री जो थे वहाँ के ऑटो मन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है उन्हें। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि प्रशा ने जो राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला था उसका मुख्यमंत्री कौन था? तो ऑटो मन बिस्मार्क था। इस प्रक्रिया का जनक था वह, उसने जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्षों के दौरान जो सप्तवर्षीय युद्ध चला था उस 7 वर्षों के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा को जीत हुई और एकीकरण की पूरी प्रक्रिया वहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। और जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है और वहाँ के राजा प्रथम जो थे राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। लेकिन वे सम्राट पहले की तरह नहीं, वे सम्राट ऐसे थे जो वहाँ की कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख होने वाले थे। तो 18 जनवरी 1871 ईस्वी की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के कुमारों ने सेना की प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो मन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक वर्साय के महल में बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुआ था वहाँ पर। और जब यह हॉल ऑफ मिरर्स में शीश महल में जब यह बैठक प्रारंभ होता है ना महत्वपूर्ण मंत्रियों का, तो वहाँ पर प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की जाती है। और जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है और एक नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रशा द्वारा उठाए गए कदम और उनकी कार्रवाइयाँ काफ़ी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। और इस तरीके से जो जर्मनी जो होता है वहाँ पर वह एक राष्ट्र राज्य बनकर उभरता है, जिसमें योगदान ऑटो मन बिस्मार्क का और वहाँ के मध्यम वर्गीय उदारवादी क्रांतिकारियों का बहुत बड़े स्तर पर माना जा सकता है। जिसमें प्रथम जो राजा बनाए गए, जो राजा बने वो किसे बनाया गया? तो विलियम प्रथम को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? विलियम प्रथम को बनाया गया था। और इस तरीके से जर्मन की अब एक मुद्रा होती है, वहाँ की बैंकिंग व्यवस्थाएं स्थापित की जाती हैं, वहाँ पे कानूनी निर्माण किए जाते हैं कानूनों का और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया जाता है। और इसी तरीके से जर्मनी का एकीकरण हो जाता है और जर्मन एक मॉडल के रूप में पेश होता है वहाँ पर। आइए अब हम सब बात करते हैं, ये तो जर्मनी का एकीकरण हुआ, लेकिन अब इटली के एकीकरण की बात करते हैं कि इटली का एकीकरण कैसे होता है साथियों। तो जर्मन की तरह इटली में भी अनेक तरह की राजनीतिक विडंबना था, वहाँ की विखंडन का भी एक लंबा इतिहास है। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। अनेक क्षेत्रों में, मतलब कहिए, देखिए ये प्रशा है आपका, ये आप देख रहे हैं स्थानों में यह ऑस्ट्रिया साम्राज्य है। यह प्रशा का भी क्षेत्र बहुत बड़ा था और ऑस्ट्रिया साम्राज्य और उसके बाद प्रशा देखिए यहाँ पर, और किस तरीके से यह प्रशा ने, इधर देखिए रूस से लगा हुआ प्रशा था, और किस तरीके से यह जर्मनी का एकीकरण करने में बहुत बड़ा योगदान देता है साथियों। तो आइए हम बात करते हैं कि 19वीं सेंचुरी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमॉन्ट में एक इटालवी राजघराने का शासन था। मतलब 7 भागों में बटा तो था, लेकिन शासन एक लोगों के द्वारा ही किया जा रहा था। जो एक क्षेत्र सार्डिनिया पिडमॉन्ट था वहाँ पे वहीं के लोग जो थे एक इतालवी राजघराने का लोग था और वे लोग ही शासन किया करते थे। और नॉर्थ पार्ट में देखा जाए तो ऑस्ट्रियाई जो हैब्सबर्ग के अधीन था, उत्तरी भाग मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र पर स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। मतलब जो एक क्षेत्र तो था, लेकिन वहाँ पर अनेक क्षेत्रों पर अलग अलग लोग वर्चस्व जमा करके शासन किया करते थे। और इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था, बल्कि अभी तक
वहाँ उसके विरोध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। तो वहाँ पर विरोध भी हो रहा था कि भाई अदर क्षेत्रीय जो लैंग्वेज हैं उन्हें भी मान्यता प्रदान किया जाए। इस तरीके से 1830 के दशक में जुसेप्पे मेज़नी ने एकीकृत इटालवी गणराज्य के लिए एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, प्रारंभ करता है, और उसने अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए यंग इटली नामक जो गुप्त संगठन का स्थापना किया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सर्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गया था। और इटली में जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय थे उन्होंने सर्डिनिया पिडमोंट के शासक थे और इन क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास हो, राजनीतिक प्रभुत्व हो की संभावनाएं उत्पन्न करता था। और यही नहीं, जो मंत्री थे जो वहाँ पर जो प्रमुख मंत्री जो काबुर थे, उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। न तो एक क्रांतिकारी था और न ही एक जनतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन तो भी इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व काबुर ने किया था। ये भी आप देखेंगे यहाँ पर कि जो वहाँ पर इटली में इतालवी में जो पढ़े लिखे वर्ग थे, जो शिक्षित वर्ग थे, वे इटालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोला करते थे। और फ्रांस से सर्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीति संधि हुआ था जिसके पीछे काबुर का ही हाथ था। तो याद रखिएगा कि फ्रांस से सर्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीति जो संधि हुई थी उसके पीछे किसका हाथ था? तो काबुर का हाथ था। और सर्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब होता है। और इस तरीके से नियमित सैनिकों के अलावा जिसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। और यहाँ पर जो 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे लोग। और इस तरीके से 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया जाता है। मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। वे समझने नहीं पा रहे थे कि उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा क्या होता है। तो दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। तो एक कन्फ्यूजन था वहाँ पे लोगों के पास। और इस तरीके से इटली का एकीकरण प्रारंभ होता है। इटली एक राष्ट्र राज्य बनकर के सामने उभरता है। और इस तरीके से अब ब्रिटेन की अजीब दास्तान की बात करते हैं साथियों। देखिए, जो ब्रिटेन था साथियों, ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था, इसमें अनेक देश शामिल होते थे। और यहाँ पर भी राष्ट्र राज्य के निर्माण का अचानक कोई उथल पुथल नहीं हुआ, अपितु क्रांति का ही परिणाम यह भी था कि ब्रिटेन का भी एकीकरण होता है। और यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया ब्रिटेन में मानी जाती थी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इटली के एकीकरण से पूर्व आप देख रहे हैं कि सेवोई सॉर्डिनिया, उसके बाद फिर जो है लॉम्बार्डी, वेनेसिया, है ना, सॉन मेरिनो और पेपल राज्य, और देख रहे हैं कि दोनों सिसिलियों का राजतंत्र किस तरीके से लोग कब्जा करके क्षेत्र पर थे। और एकीकरण के बाद इटली कैसा हो गया। इटली का जब एकीकरण होता है तो आप ये देख रहे हैं कि इटली का जब एकीकरण होता है साथियों, तो जो भी ये छोटे छोटे जो ये बने हुए थे, परमा, मोडेना, टक्सनी, ये सब क्षेत्रों को समाप्त करके वहाँ पर इटली साम्राज्य ही घोषित किया जाता है। और इटली साम्राज्य के घोषित होने के बाद यह एकीकृत हो जाता है, एक लोगों का शासन हो जाता है। यहाँ पर पहले की तरह अनेक लोगों का दबाव यहाँ से समाप्त हो जाता है साथियों। 18वीं सदी के पहले जो ब्रिटानी राज्य था, ब्रिटानी राज्य तो था ही नहीं 18वीं शताब्दी से पहले, वहाँ पर क्या था, तो ब्रिटानी जो था द्वीप समूह में रहने वाले लोगों जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नृजातीय थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी एक विशेष संस्कृति था, राजनीतिक परंपराएं इनकी होती थी। लेकिन यहाँ पर एक समझने की बात यह है कि जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, पैसा वगैरह में वृद्धि हुआ, उसी तरह से द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना वर्चस्व बढ़ाने में सफल हुआ। यह 1 घंटा टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने
1688 ईस्वी में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है और जिसके केंद्र में इंग्लैंड था और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ और जिससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा तो हमेशा बना ही था और एक यहाँ पर ब्रिटानी विकास का अर्थ यह होता था कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी थे, जो कैथोलिकों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा, क्योंकि कैथोलिक संप्रदाय वाले जो थे ये वही रूढ़िवादी थे जो पोप और पादरी का समर्थन किया करते थे। क्योंकि कैथोलिक साम्राज्य वाले जो थे, कैथोलिक विचार के मानने वाले जो थे, कैथोलिक संप्रदाय के जो मानने वाले थे, वे लोग थे जो रूढ़िवादी थे, जो राजा की शक्ति में विश्वास करते थे कि राजा के पास ये शक्ति होनी चाहिए, जो समाज में परिवर्तन के पक्ष पोषक में नहीं होते हैं साथियों। तो इस तरीके से उनमें बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया, बहुत सारे लोग छोड़कर दूसरे देश में चले गए। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र होता है। आयरलैंड में क्या होता है कि वह देश कैथोलिक प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। भाई कैथोलिक जानते ही हैं जो रूढ़िवादी, जो राजा की शक्ति में बिलीव करते हैं, और प्रोटेस्टेंट जो थे वे राजा की शक्ति में वृद्धि तो चाहते थे, लेकिन पोप और पादरियों के नियंत्रण को वे समाप्त करना चाहते थे। जबकि कैथोलिक राजा के शक्ति में वृद्धि के पक्ष पोषक में नहीं थे, वे पोप और पादरियों के शक्ति में वृद्धि करना चाहते थे। लेकिन प्रोटेस्टेंट संप्रदाय वाले जो थे वे राजा की शक्ति में वृद्धि करना चाहते थे और वे चाहते थे कि समाज में जो बुराइयां हैं उसे समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने की सहायता की और ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध कुछ कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया था और वोल्फस्टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुआ और सफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। इस तरीके से नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रिटानी झंडा और राष्ट्रीय गान को खूब बढ़ावा दिया जाता है और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही केवल रह जाते हैं। तो वहाँ का जो राष्ट्रगान है वह क्या है? गॉड सेव आवर नोबल किंग। क्या है? गॉड सेव आवर नोबल किंग, वहाँ पे उसका राष्ट्रगान माना जाता है। और इस तरीके से एक ब्रिटेन का भी जो है क्या होता है, तो राष्ट्रीयकरण वहाँ पर हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ग्रेट ब्रिटेन में किसको मिलाया गया साथियों, तो आयरलैंड को भी बलपूर्वक ग्रेट ब्रिटेन में मिलाया गया था। आयरलैंड को भी ग्रेट ब्रिटेन में बलपूर्वक मिलाने का प्रयास किया गया था। तो और देखेंगे आप लोग कि इसी तरह से कुछ और विद्रोह वहाँ पर होती रहीं ब्रिटेन में, और ब्रिटेन ने प्रमुख रूप से अपनी एक आंदोलन के बाद, एक क्रांति के बाद ब्रिटेन का भी राष्ट्र राज्य बन जाना स्वाभाविक होता है और वह बन करके जो है सो अपने आप को बेहतर स्थिति में समझने लगा और उसका विकास भी होना प्रारंभ हो गया साथियों। इस तरीके से एक ब्रिटेन का राष्ट्र राज्य बनना और एकीकरण होना पूरे विश्व की समुदाय के लिए एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती थी और उनके लिए ज़्यादा अच्छी थी जो उदारवादी क्रांतिकारी थे, जो सबके पक्ष पोषक में ध्यान देते थे, सभी को साथ में लेकर चलना चाहते थे। राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या थी अब वहाँ की। तो इस तरीके से किसी भी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में व्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र की चेहरा कैसे दिखा जा सकता है इसको व्यक्त करना बहुत कठिनाई होता है, क्योंकि 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में वे कहते हैं कि उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे कोई व्यक्ति हो। तो राष्ट्र व्यक्ति की तरह होता है। जब समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था तो राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी को रूप में चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, यह तो राष्ट्र की अमूर्त विचार थी जो ठोस रूप से करने का प्रयास था।
यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गया था उस समय भी। और महिलाओं को ताकतवर माना जाता था। आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी वहाँ पर जो स्वतंत्रता के लिए महिला की मूर्ति को ही चयन किया गया था, और वहाँ पर कलाकारों ने स्वतंत्रता हो, न्याय हो, गणतंत्र हो, इन सब विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किए थे। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों में व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है। इंसान और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह हाथ में तराजू लिए हुई है। मतलब सारा कानून क्या है, कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं। कानून अंधा है, जो विश्वास होता है, जो साक्ष्य होते हैं, उसी पर कानून बिलीव करने का काम करता है साथियों। तो इस तरीके से नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सेंचुरी में किया था और फ्रांस में उसे लोकप्रिय बनाया गया, और इस तरीके से उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मॉरियन दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? मॉरियन दिया गया था स्त्री का नाम, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया था। और उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा और कलमी। ये मॉरियन की प्रतिमाएं जो हैं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गईं ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादाद में स्थापित कर सकें। मॉरियन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित किया गया। इसी तरह जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया। तो और इस तरीके से जो चाक्षुष अभिव्यक्तियों ने जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी वहाँ के जो लोग, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक माना जाता था। क्या माना जाता था? वीरता का प्रतीक माना जाता था साथियों, मजबूती का प्रतीक माना जाता था, और वे लोग इस चीज़ का प्रयोग किया करती थी। तो महिलाओं की ताकतों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। महिलाओं को ही एक ऐसा आदर्श के रूप में स्थापित किया गया जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती थीं, सबके साथ एक साथ मिल कर के वे रह सकती थीं। आइए हम देखते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में क्या डिफरेंट है। देखिए, राष्ट्रवाद की जहाँ तक मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में रहा। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस दौरान राष्ट्र राज्य की जो प्रक्रिया थी वह बहुत सारे एक दूसरे के प्रति लोग अनुदार होते चले गए, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। अब देखेंगे आप लोग कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र भी एक समस्या का कारण बना था, क्योंकि इसमें आधुनिक रोमानिया था, बुल्गारिया था, अल्बेनिया था, यूनान था, मैसेडोनिया था, क्रोएशिया था, बोस्निया था, हर्जेगोविना था, स्लोवाकिया था, सर्बिया था, मॉन्टेनिग्रो शामिल था। ये सारे चीज़ें जो थीं, ये सारे स्थल जो थे, ये सब जो नाम जो मैंने पढ़ा, ये सब नाम बाल्कन क्षेत्र में आते थे। और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो था वह ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। और बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा के जरिए मजबूत बनाना चाहा था, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली थी। एक बार फिर बड़े स्तर पर देखेंगे आप लोग कि यूरोपीय राष्ट्रवादियों अब उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे थे। बाल्कन लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का प्रतीक आधार दिया, इसलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल कर साबित कर दिया कि किसी भी वे कभी भी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्ति उन्होंने अधीन कर लिया था। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राज्य समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय के लिए हुई आज़ादी को वापस पाने के रूप में किया था। और इस तरीके से जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करना कोशिश किया, बाल्कन क्षेत्र के जो समस्या थी वह समस्या बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया था। हमेशा लोग आपस में वर्चस्व की लड़ाई के लिए लड़ते रहते थे, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इसलिए आप देखेंगे
कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते थे। हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की कोशिश करता था और परिस्थितियाँ अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगा। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। लोग कई तरह की बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उससे यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आईं कि रूस हो, जर्मनी हो, इटली हो, ऑस्ट्रिया हंगरी हो कि हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इसके बाद इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध को यह जन्म देता है। प्रथम विश्व युद्ध को भी यह जन्म देता है साथियों। ये भी एक कारण बनता है प्रथम विश्व युद्ध का। तो इस तरीके से आपने देखा कि साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया था। इसलिए इस बीच विश्व के अनेक देशों ने जिनका 19वीं सेंचुरी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे थे और हर तरफ जो साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन विकसित हुए इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे, क्योंकि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान मिल गया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जितने भी राष्ट्र राज्य की प्रक्रिया थी वह पूरा होता है यूरोप में, और यूरोप में जो छोटे छोटे देश क्षेत्रों में बटा हुआ था वे सारे क्षेत्रों को एकीकृत करके राष्ट्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और एक भाषा पर जोर देने की कोशिश किया जाता है कि जो भाषाएं हैं उनमें एक को ज़्यादा महत्व दे करके उसे राष्ट्रीय स्तर की भाषा बना दी जाए। इसलिए हर देश की भाषा जो है अपनी अपनी अलग अलग होती है ना। तो इस तरह से साथियों आपका क्लास 10th की जो हिस्ट्री थी वह कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों। नमस्कार, जय हिंद।